दोस्तों, जंग और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। जहां बात की जाएगी इजराइल को फ्रांस से लगे झटके की, तो वहीं बात की जाएगी कि किस तरीके से लेबनान को खास तौर पर गाजा बनाने पर तुला हुआ है इजराइल। तो वहीं बात की जाएगी हिजबुल्लाह के आज इजराइल में घुस करके इजरायली सैनिकों को ढेर करने की। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा और 12 खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा जो जंग और दुनिया भर के बीच में आज घटित हुई हैं। पर सबसे पहले आप लोगों से अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, इजराइल वो देश है जो अपने दम पर जंग नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ अमेरिका के दम पर जंग लड़ रहा है। जहां पहली खबर की बात करें तो आज क्रियो शुमोना में हिजबुल्लाह के जंगजू एंटर किए, जहां हिजबुल्लाह की फोर्सेस ने एक अचानक कार्रवाई करते हुए क्रियत शुमोना में दाखिल होकर इजरायली फौज के साथ मुठभेड़ की। जैसा कि फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी समा ने रिपोर्ट किया, इरना के हवाले से रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इजरायली फौजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि कुछ मारे गए और जख्मी हुए हैं। साथ ही चैनल 12 ने यह भी ऐलान किया कि हिजबुल्लाह ने गलील पर बड़ा हमला किया है और ये घटनाएं इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ते हुए तनाव और जंग की तरफ इशारा करती हैं, जो इस पूरे इलाके के सूरत हाल को पेचीदा बना रही हैं। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए, फ्रांस इजराइल को नहीं देगा हथियार। जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यह घोषणा की कि फ्रांस गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए इजराइल को हथियार की आपूर्ति नहीं करेगा। यह बयान इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में फ्रांस के तटस्थ रुख को दर्शाता है और गाजा में बढ़ते हिंसा के मद्देनजर एक अहम फैसला भी देखा जा रहा है। वहीं तीसरी खबर की अगर बात की जाए तो जिंदा है हिजबुल्लाह के नए महासचिव हाशिम सफीउद्दीन। जहां इजरायली सुरक्षा सूत्रों के अनुमान है कि हिजबुल्लाह के नए महासचिव हाशिम सफी अल-दीन को बेरूत में इजरायली हवाई हमले में शहीद कर दिया गया। हालांकि अब तक हिजबुल्लाह ने उनकी मौत की ना तो आधिकारिक पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। यह घटनाक्रम हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को और बढ़ा सकती है, लेकिन संगठन की ओर से किसी भी आधिकारिक बयान का इंतजार जारी है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि आईआरजीसी कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी बेरूत में घायल हुए हैं। जी हां, कुछ दिन पहले आईआरजीसी कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी बेरूत पहुंचे थे, जहां माना जा रहा है कि हाशिम सफीउद्दीन के साथ एक बंकर में मौजूद थे, जिसे बाद में इजराइल ने बम से निशाना बनाया। इस बमबारी के बाद से इस्माइल कानी का कोई अता पता नहीं चला है और वे शुक्रवार की नमाज में भी नजर नहीं आए। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार कानी इस हमले में घायल हुए हैं। इस स्थिति ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा रखा है और कानी की स्थिति को लेकर अटकलें अभी भी लगातार बनी हुई हैं। वहीं आप पांचवी खबर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने एक मार्कवा टैंक को उड़ाया है। जहां हिजबुल्लाह ने यह घोषणा की है कि उसने एक मार्कवा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके हमले में टैंक चालक दल कुछ सदस्य मारे गए हैं और कुछ घायल हो गए। ये टैंक अल्बर्ट हाइट्स की तरफ बढ़ रहा था, जो मरून जंगल का अंतिम क्षेत्र है। ATGM आमतौर पर RPG से अधिक विनाशकारी होते हैं, क्योंकि ये भारी बख्तरबंद वाहनों को भी उड़ाने में महारत हासिल रखते हैं। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि रूस ईरान के साथ है। वहीं कई गुमनाम रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूस ने ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली भेजी है, ताकि इजराइल के संभावित जवाबी हमले का सामना किया जा सके। अब तक इन दावों की पुष्टि के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला है। इन रिपोर्टों की जांच और आधिकारिक स्रोतों से यह जानकारी मिली है कि इस प्रकार रक्षा प्रणाली की तैनाती क्षेत्रीय संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, इजराइल ईरान के हर एक हमले का जवाब दे सकता है। जहां यह बताया गया कि IDF इजराइल रक्षा के एक स्रोत ने इजरायली आर्मी के रेडियो से यह ऐलान किया और यह बताया कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और अपना अधिकांश समय ईरान के ऊपर हमले को लेकर के सोच रहे हैं।
इसका ईरान पर व्यापक असर होगा और यह समझना चाहिए कि उन्होंने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस आक्रामक अभियान में क्षेत्र में साझेदार महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। यह बयान क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है और आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका को हमला करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के परमाणु ठिकानों पर तुरंत हमला करना चाहिए। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि ईरानी परमाणु ठिकाने वो चीजें हैं जिन्हें सबसे पहले निशाना बनाना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाइडेन को पहले उन पर हमला करना चाहिए था और बाद में चिंता करनी चाहिए। ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों और परमाणु मुद्दों को तेज होती बहस को और भड़काने वाला हो सकता है। इससे लगातार जंग के दायरे जो हैं और गंभीर होते जा रहे हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है। पिछले 365 दिनों से एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कम से कम एक नरसंहार न किया हो। पिछले 24 घंटों में इजरायली कब्जा वाले बलों ने गाजा में 3 फिलिस्तीनी परिवारों पर हमले किए हैं, जिसमें 23 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 66 अन्य घायल हुए हैं जो अस्पताल पहुंचे थे। 7 अक्टूबर के बाद से अगर बात की जाए तो शहीद होने वालों की संख्या 41,825 हो चुकी है। घायलों की संख्या 96,910 हो चुकी है। यह आंकड़े गाजा में गंभीर स्थिति को दर्शा रहे हैं जो फिलिस्तीनी लोगों पर भारी त्रासदी के रूप में देखी जा रही है। वहीं 10वीं खबर आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह एक तूफान है। यह मेरा नहीं बल्कि दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में इजराइल के एक रिजर्व अधिकारी ने कहा है, जहां उसने बताया कि हमें लेबनान में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पर्याप्त लोग या टैंक नहीं हैं। एक पूर्व इजरायली जनरल तामिर हाइमेन ने एक गंभीर चेतावनी जारी की जिसमें कहा कि लेबनान एक तूफान है, हमें पहले भी अपने अंदर समेट चुका है। पत्रिका ने बल के भीतर चिंताओं को उजागर करते हुए कहा, कुछ लोग इजरायली बलों की पर्याप्त मानव संसाधन की कमी की शिकायत कर रहे हैं और यह भी स्पष्ट किया कि अपने वर्तमान तैनाती स्तर को बनाए रखने के लिए आईडीएफ को हजारों रिजर्विस्टों को बुलाना पड़ रहा है, जिसमें से कई ने 7 अक्टूबर के बाद से 3 लंबे कार्यकाल बिताए हैं। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हो रही है जब लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर संघर्ष तेज हो गए हैं और इजरायली कब्जा बल लेबनान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार असफल रहा है। इन संघर्षों के साथ ही लेबनान से कब्जे उत्तर में लक्षित बढ़ती गतिविधियों को भी दिखा रहे हैं। वहीं 11वीं खबर आप देख सकते हैं कि ईरान के मिसाइल किसी भी जगह जा करके इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मद शफई ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कब्जे वाले फिलिस्तीन के किसी भी स्थान को लक्षित कर सकते हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि पश्चिम देशों ने खुद स्वीकार किया है कि ईरान के मिसाइल किसी भी हिस्से को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। शफई ने इस संबंध में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्रूप का भी उल्लेख किया, जिसमें जायोनी शासन की खोखली शक्ति को भी चुनौती दी गई है। यह बयान उस समय आया है जब ईरानी सेना ने हाल ही में इजरायली सैन्य लक्ष्यों पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का ताबड़तोड़ बौछार की थी। वहीं 12वीं खबर आप देख सकते हैं कि लेबनान में ईरान, जी हां, ईरान का लेबनान और आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के लिए निरंतर समर्थन पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक सिद्धांतों के अनुरूप है। विदेश मंत्री अरगाची ने आज दोपहर लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बेरी के साथ अपनी बातचीत में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को एकजुट होकर क्षेत्र को थोपे गए एक युद्ध का सामना करना है। गाजा में इजराइल के अत्याचारों को लेबनान में फिर से होने नहीं दिया जाना चाहिए। ये खुल करके ऐलान जो है वो ईरान की तरफ से भी किया गया है, जहां तस्वीर लगभग साफ है कि आने वाले समय में इजराइल के ऊपर चौतरफा हमले होंगे। फिलहाल गाजा बनाने पर तुला हुआ है वो लेबनान में बेरूत को, जिसकी तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं, पर आसमानी हमलों में यह नुकसान पहुंचा रहा है। जमीनी स्तर पर इजरायली फौज को बड़ा नुकसान हो रहा है।